हाँ जी, आज हमें करना है एडिशन ऑफ वेव्स। पेस में जहां आपको दिक्कत लगे आप खुद मॉडरेट करेंगे, डाउट आए तो पूछेंगे। आज के टॉपिक बहुत बेसिक टॉपिक है, समझ में आना चाहिए। स्लो चलेंगे बिल्कुल। एडिशन ऑफ पीछे बैठ जाए। एडिशन ऑफ वेव्स सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स या फिर कहें इंटरफेरेंस। हाँ जी, देखते हैं एडिशन ऑफ। हाँ जी, क्लास शुरू होने के बाद कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा। बैठ जाओ, आगे पूछ का गए। टॉपिक आपका एडिशन ऑफ वेव्स, वेव्स को ऐड करना है। वेव्स को ऐड करने का मतलब क्या है? ऐड करने का मतलब जोड़ना है। ठीक है, देखते हैं क्या है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पत्थर डाला तालाब में, उससे वेव्स जनरेट हुई किसी एक लोकेशन पर, एक आपका फॉर एग्जाम्पल थर्मोकोल का टुकड़ा पड़ा हुआ है, वेव्स वहां से ट्रेवल करती रहेंगी। थर्मोकोल का टुकड़ा जो है वो अपने ही जगह पे ऑसिलेट करता रहेगा विद द क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ऑफ वेव्स। ऐसा होगा? होगा। अब किसी लोकेशन और पर एक पत्थर और डाल दिया गया, एक वेव और जनरेट हो गई, उसके कारण जो रिपल्स बनी वो उस टुकड़े तक पहुंचेंगी। तो पार्टिकल जो डिस्प्लेस हो रहा है अपनी मीन पोजीशन से, अब वो इससे अफेक्ट होगा। दोनों से कंबाइंड इफेक्ट रहेगा उसका, और दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से ही वो आपका मीन पोजीशन से उसकी डिस्टर्बेंस तय होगी। ठीक है, तो उसकी जो पोजीशन है मीन, वो कैसे तय हो रही है दो अलग अलग डिस्टर्बेंस से, दो अलग अलग वेव से, वो हमें देखना है। उसमें हमें वेव्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो यूज होता है वो होता है सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। पहले आप लिखें इसकी लैंग्वेज, सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। at a particular point in the medium at a particular point in the medium, the resultant displacement produced by a number of waves produced by a number of waves is the vector sum of displacements produced by each of the waves. Vector sum of displacements produced by each of the waves. एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने इस लोकेशन पर, ये मान लें पूरा तालाब है आपका, इस लोकेशन पर एक पत्थर डाला, तो यहां से सोर्स, ये S1 सोर्स हो जाएगा वेव्स का, यहां से वेव्स जनरेट होंगी, उसका क्रेस्ट और ट्रफ होगा और वो वेव्स जनरेट होंगी। लेट से एक पॉइंट और है S2, यहां भी आपने पत्थर डाला, यहां भी वेव्स जनरेट होंगी और ये आगे जाएंगी। बात चलने बुढ़िया, बिल्कुल चुपचाप बैठेगी, तेरे कुछ हो जाए बात नहीं करनी है। क्या कह रहा हूं मैं? इन दोनों पॉइंट्स का, यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे एक पॉइंट है, यहाँ पे वो थर्मोकोल का टुकड़ा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वेव्स जनरेट हुई, उसके कारण से वो टुकड़ा है वो ऊपर नीचे होगा, इनके कारण भी होगा, और दोनों का आपका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड बनेगा उसके अनुसार फिर वो मूव करेगा। इन दोनों को वेव्स को ऐड करके हमें वो देखना है। अब एक बात बताएं आप, जनरल इक्वेशन ऑफ
जो वेव थी वो हमने कल देखी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ऐसे केस में यदि मैं पार्टिकल की लोकेशन फिक्स कर दूं, अगर x मतलब बता दूं कि इस x पे हम बात कर रहे हैं, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ओनली वेरिएबल इज t। ठीक बात है। अब मैं आप पहले सिर्फ एक वेव को कंसिडर करें, इस वेव के कारण यहां पार्टिकल की जो डिस्टर्बेंस है, क्या वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? ऑसिलेटिंग पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपलेस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकती है? इफ अ पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग, उस ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपलेस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, बताएं। हाँ जी, हाँ जी, सबसे सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्या सब इस बात से सहमत हैं क्या? ये एक्सप्रेशन आपकी ऑसिलेटिंग पार्टिकल की पोजीशन बताती है, उसका मोशन बताती है। वेव्स ध्यान है क्लास 11th का चैप्टर, देखिए इसमें कैसे दिखाती है, आप इसको समझ लें एक बार। दिस इज y, t इक्वल टू 0 पे y 0 रहेगा। जैसे जैसे t बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल कभी पाई बाई 2 भी होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y भी होगी। फिर फर्दर अगर टाइम बढ़ेगा तो वो पाई भी होगा, और फिर वापस ऐसे भी होगा। टाइम बढ़ने से आप देखें y पे क्या हो रहा है, y पहले बढ़ रहा है, पीक पे गया, फिर वापस घट रहा है, फिर आपका नीचे आया और फिर वापस गया। तो इसके साथ एसोसिएटेड आप एक पार्टिकल मान सकते हैं, जो यहां था उसका y पहले बढ़ा, फिर वापस 0 हुआ, फिर घटा और फिर वापस आया। इस तरीके से किसी एक ऑसिलेटिंग पार्टिकल को के मोशन को डिफाइन करने के लिए सिंपलेस्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज ए साइन ओमेगा टी। बट ऐसे ऐसे और सारे एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। साइन और कोसाइन फंक्शन में खास अंतर नहीं होता, बट दे आर जस्ट शिफ्टेड बाय अ वैल्यू ऑफ पाई बाय 2, है ना। ये सारे एक्सप्रेशंस हो सकते हैं किस चीज के, टू रिप्रेजेंट अ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। आप साथ में लिख लेना, दीज आर सिंपलेस्ट मैथमेटिकल फॉर्म्स टू रिप्रेजेंट अ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। हाँ जी, ठीक है, इतना नीचे तो नहीं है। ठीक ठीक, ये आपके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हो गए। अब एक बात बताएं, अगर दोनों पत्थर मैंने एक साथ डाले हैं, एक साथ डाले हैं, तो इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, तो क्या दोनों वेव एक साथ पहुंचेंगी? अगर इंडिविजुअल वेव होती तो उसके कारण वो ऑसिलेट करना शुरू करता, और ये वाली होती तो इसके कारण करता। अब दोनों एक साथ पहुंच रही हैं, तो क्या दोनों के कारण एक साथ ऊपर आएगा और एक साथ नीचे जाएगा? अगर नेट आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन y1 प्लस y2, तो यहां पे मैं ये वाली इक्वेशन चूज कर रहा हूं टू रिप्रेजेंट द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा टी, और दूसरे वाला भी a cos ओमेगा टी। y becomes 2a cos ओमेगा टी, ये 2 हो गया, 2a हो गया। आपका y तो टाइम के साथ बदलेगा दोनों का रिजल्टेंट होने के बाद भी। इसकी इंटेंसिटी हम डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी इज गिवन बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, I इज 4a स्क्वायर। एडिशन ऑफ वेव में हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया, इसको आप ऊपर 1 लिख के इसमें बोलेंगे कि ये पॉइंट P है और S1P S2P के बराबर है, या मैं कहूं पाथ डिफरेंस इज 0। यहां पे पाथ डिफरेंस 0 था, तो दोनों वेव्स के कारण एक साथ मैक्सिमा अचीव हो रहा है, एक साथ मिनिमा, तो आपके दोनों के एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लें पहले ये, क्या फर्स्ट केस का सबसे पहले पाथ डिफरेंस 0 है, उसके कारण से
उसकी ये वाली दो एक्सप्रेशंस बनी और दोनों की आपकी ऐड होने के बाद ये एक्सप्रेशन बना। ये है जब पाथ डिफरेंस 0 हो। अभी 2-3 केस जब कर लेंगे तब आपको पिक्चर क्लियर हुई हम क्या करना चाह रहे हैं। पाथ डिफरेंस क्या है, बंद कर। पाथ डिफरेंस का मतलब है आपके वेव्स के दो सोर्स हैं S1 और S2। जिस पॉइंट पर आप वेव्स का एडिशन कंसिडर कर रहे हैं वहां से आपके सोर्स से जो वेव ट्रेवल होके आई है, पाथ जो उसने ट्रेवल किया है, उनके पाथ में कोई डिफरेंस है क्या। देखिए आप, यहां से वेव ट्रेवल होके आएगी तो ये रास्ता तय करेगी, यहां से आएगी तो ये रास्ता तय करेगी। अगर ये पॉइंट सिमेट्रिक है तो पाथ डिफरेंस नहीं होगा। पाथ डिफरेंस नहीं होगा तो दोनों का पीक एक साथ पहुंचेगा और वो ज्यादा ऊपर उठा देगा, उसको ज्यादा ही नीचे लेके जाएगा, ऐसा बोलना चाह रहा हूं। तो फर्स्ट केस पाथ डिफरेंस में आपकी दोनों वेव इक्वेशंस डायरेक्टली ऐड होती हैं। हाँ जी बेटा, कोर्स क्यों लिया, स्टैंडर्ड है, एनसीईआरटी में ये यूज किया हुआ है। आप ये भी ले सकते हैं, कोई गलती नहीं है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। हाँ बट स्टैंडर्ड जो बुक है उसमें आपका कोस ओमेगा टी वाला टर्म ले रखा है। ठीक, डन। हाँ जी, आगे बढ़े। सेकंड केस डिस्कस करते हैं। जब पाथ डिफरेंस लेमडा हो, कहने का मतलब क्या है, लेट से ये आपका सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, जो पॉइंट P है अब वो सिमेट्री पे ना होगे, कहीं यहां पे है, और इन दोनों के पाथ का जो डिफरेंस है वो लेमडा है, S2P। S2 बड़ा ही होगा, S2P माइनस S1P इज लेमडा। आप ये मान लें कि यहां से ये दो वेव्स पहुंची और यहां से आप मान लें मैं यहां से लेंथ कैलकुलेट करूं तो ये 2 लेमडा के बराबर है और ये आपकी 3 लेमडा के। आप देख पाएंगे कि 3 वेवलेंथ मैंने बनाई है यहां से यहां तक। तो S1P S2P के बीच का डिफरेंस क्या है, लेमडा है। यहां पे जो डिस्टरबेंस होगी P पॉइंट पे वो कैसे इफेक्ट होगी, कैसे उसको निकालेंगे। आप ये बताएं पहले कौन सी वेव पहुंचेगी, S1। तो पार्टिकल पहले के कारण मूवमेंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब P पॉइंट से वो एक वेव निकल चुकी होगी, सुनेंगे ध्यान से, S1 सोर्स से आने वाली वेव से एक वेव जब आगे निकल चुकी होगी तब इस वेव का पहला पॉइंट वहां पहुंचेगा। बताओ हाँ कि ना, ठीक है। अब ये बताएं जब इसका ये वाला हिस्सा पहुंचेगा क्या वो उस पार्टिकल का वैसा ही मूवमेंट करेगा जैसा पहले वाले ने शुरू से किया था, और ये वाला जो सेकंड वेव है वो भी सेम ही मोशन करेगा। आर यू गेटिंग, नहीं समझ में आया, आ गया। तो यहां पे आप इक्वेशन लिखें, आप फर्स्ट जो आपकी इसकी ऑसिलेशन की इक्वेशन है, ड्यू टू फर्स्ट सोर्स A cos ओमेगा टी, y2 इज A cos ओमेगा टी माइनस 2 पाई। ये बताए क्या लिखा है, क्यों लिखा है, देखें ध्यान से। मान लें आप हम किसी जनरल टाइम t पे बात कर रहे हैं, तो यहां से जितनी भी वेव क्रॉस हुई होंगी, इस वाली और इस वाली, ऊपर वाले की एक वेव हमेशा एक्स्ट्रा क्रॉस हुई होगी, है ना।
और एक वेव क्रॉस होने से आपका पार्टिकल का 1 साइकिल ऑफ ऑसिलेशन रिप्रेजेंट होता है। तो जो उसका फेज रहेगा इस पार्टिकल का, फेज ऑफ दिस पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट वेव विल ऑलवेज बी 2 पाई मोर देन द सेकेंड वेव, है ना, क्योंकि वो वेव पहले पहुंची है तो उसका एक वेव हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा, एक एक्स्ट्रा रहेगा, एक वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग आपका पूरा सर्कल रहता है। पूरा सर्कल, सर्कल का मतलब है फेज आपका 2 पाई से डिफरेंस रहेगा, तो हमेशा ये वाली वेव का फेज 2 पाई एक्स्ट्रा रहेगा, तो हमने उसमें 2 पाई घटा दिया। ठीक है, क्या इस वाले टर्म को आप वापस a cos ओमेगा टी कर सकते हैं? किसी भी साइन को साइन में 2 पाई का डिफरेंस करने के पर चाहे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो ये सेम रह गया। क्या यहां पे भी y1 और y2 सिमिलरली जुड़ जाएंगे? 2a cos ओमेगा टी, और इंटेंसिटी निकालेंगे तो वही एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ठीक है विवेक, थर्ड केस आप अपने आप बताएं, अगर पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो तब ये एक्सप्रेशंस क्या बनेंगी और ऐसा फिगर क्या बनेगा? y1 is a cos ओमेगा टी, y2 is a cos ओमेगा टी माइनस 4 पाई, बताएं हाँ कि ना। डायग्राम देख लें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। S1 S2 जो P पॉइंट है यहां पे आपकी मान लें दो वेव बन रही हैं, एक और दो, एक यहां पे चार बन रही है, तो जब उससे दो वेव क्रॉस हो जाएंगी तब ये पहली बार पहुंचेगा। पहले वाले सोर्स के कारण अगर दो वेव क्रॉस हो चुकी हैं तो आपके पार्टिकल ने दो ऑसिलेशन कर लिए हैं, दो ऑसिलेशन कर लिए हैं तो आपका 4 पाई का फेज उसका हो गया है। सेकंड वाले का फेज हमेशा 4 पाई कम होगा पहले वाले की तुलना में, तो आप इसको सिंपली क्या कर लिख सकते हैं, a cos ओमेगा टी, दोनों को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल ड्यू टू टू वेव्स इज गिवन बाय 2a cos omega t and intensity is given by 4a square। ठीक है, इसके बाद करते हैं, अगर आपका पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 है, ये कर लिया सबने? जिसने कर लिया सोचो, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 है तब क्या अंतर आएगा? नेट कितना आएगा भाई? 0 आएगा पक्का? सब लोग चेक कर लें एक बार। हाँ जी लिख लिया इस साइड। अगर पाथ डिफरेंस आपका लेमडा बाय 2 है, अगर लेमडा बाय 2 है, S1 S2 और इसके कारण आपको कितनी दिखानी है, एक दो, एक वेव, S1 S2
आप ध्यान से देखें, वो दो वेव बनाई गई हैं और ये एक, दो और वो आधी है, बल्कि इसको आप ऐसे दिखाएं, ठीक है। अब जब इसकी आधी वेव पास कर जाएगी, जब इसकी आधी वेव पास कर जाएगी तब इसका पहला पॉइंट पहुंचेगा यहां पे, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए आप ये देखें, फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉइंट है और उससे आपकी एक वेव क्रॉस होनी है, लेट से ये वेव क्रॉस होनी है। तो जैसे ये वेव आगे जाएगी, क्या पार्टिकल नीचे आएगा? जैसे ये वेव आगे मूव करेगी तो पार्टिकल नीचे आएगा, ठीक है। अब जब ये वेव आधी आ जाएगी यहां पर, मतलब मूव करके ये वेव ऐसे आ गई, इसके बाद फर्दर जब ये ऐसे जाएगी तो पार्टिकल आपका ऊपर मूव करेगा, तो t=0 पे, t=0 पे आपका पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था। जब इस पॉइंट को वेव ने पहली बार टच किया, आपका पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा था। टाइम जब आधा हो गया, मतलब एक वेव को एक पॉइंट से क्रॉस करने का पूरा टाइम t है, आधा t हो गया, तो उस समय आप बताएं आपका पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है क्या? दोबारा समझ लें, पहले तो ये बताएं कि जब ये वेव इस पॉइंट से क्रॉस होती है तो पार्टिकल नीचे आएगा क्या? ये सबको क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। जब ये वेव आधी आगे आ गई है, मतलब देखो आप आधा लैम्डा आगे आ गया, इसके बाद ये आगे जाएगा तो आप देखो ये वाला पॉइंट ऊपर आना पड़ेगा, है ना। पार्टिकल यहां जाके ऐसे आ चुका है, फिर ऊपर जाएगा उसके बाद। तो जब t=2 है तब मेन पोजीशन पे ही है, बट ऊपर की तरफ जाएगा और यहां नीचे की तरफ जाएगा। ये बात हुई जब उसकी आधी वेवलेंथ क्रॉस कर चुकी है, उस समय सेकंड वाले सोर्स की वेवलेंथ पहली बार हिट करेगी। अगर पहली बार हिट करेगी उस टाइम पे, तो उसके कारण पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? किस किस को आ गई, किस किस को नहीं आई? दोबारा देखें, अगर ये एक पॉइंट है, आप ये बताएं इससे ये वेव जब आगे जाएगी, इससे पहली बार क्रॉस करेगी, तो क्या ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा? ये बात बता दें, जब ये वेव इससे पहली बार क्रॉस करेगी तो क्या ये पार्टिकल नीचे आएगा? पक्का? तो ये पार्टिकल t=0 पे नीचे आ रहा है। जब ये वेव आधी क्रॉस कर चुकी होगी, आधी क्रॉस करने का मतलब है इस पार्टिकल का ऑसिलेशन भी आधा हो चुका होगा, और वो जब आधी अगली पास होगी उस समय आपका पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो आपकी जब वेवलेंथ आधी क्रॉस कर गई तब वही पार्टिकल आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसी टाइम पे सेकंड वेव हिट करेगी पहली बार, और जब वेव पहली बार हिट करती है तो उसके कारण पार्टिकल नीचे जाता है। दिस इज मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट वेव, एंड दिस इज मोशन ऑफ पार्टिकल ड्यू टू सेकंड वेव। एक वेव कह रही है उसको ऊपर चल, एक कह रही है नीचे चल, तो आपका मेन पोजीशन से वो नहीं जाता है, वहीं पे रहता है। इज इट क्लियर? अब देखते हैं मैथमेटिक्स क्या बताता है। y1 = a cos ओमेगा t, y2 = a cos ओमेगा t। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि दो वेव्स है बेटा, दो वेव्स हैं। जब पहले का आधा पार्ट गुजर चुका है उसके कारण तो नीचे ऊपर जाना चाहिए, और जो सेकंड का पहला हिट करेगा उसके कारण नीचे आना चाहिए। एक ऊपर लेके जा रहा है, एक नीचे लेके जा रहा है, तब वो नेट आपका मीन पे रहेगा, है ना। हमें तो एडिशन ऑफ वेव देखना है ना। पिछले सारे केसेस में आपके दोनों वेव्स एक साथ ऊपर उठाती हैं, एक साथ नीचे लेके आती हैं। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऊपर लेके जा रही है और एक नीचे लेके जा रही है, इसलिए वो आपका पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही रहेगा। अब देखते हैं मैथ्स इसका। आप बताएं सेकंड वाले वेव का फेज डिफरेंस कितना कम या ज्यादा रहेगा पहले वाले के मुकाबले? अगर पूरी वेवलेंथ होती है लैम्डा तो 2 पाई होता है,
अगर आधी वेवलेंथ एक्स्ट्रा है तो आपका पाई रहेगा। तो पहले वाली वेव पाई एक्स्ट्रा चल चुकी है, तो सेकंड वाली कम चलेगी। साइन थीटा और माइनस थीटा सेम रहता है क्या? साइन नहीं, कोसाइन। कोसाइन थीटा एंड माइनस थीटा इज सेम, ठीक है। तो क्या इसको मैं ए कॉस पाई माइनस ओमेगा टी लिख सकता हूं? हाँ जी। अगर साइन कोसाइन माइनस थीटा इज कोस थीटा, तो मैं इसको आगे पीछे करके लिख सकता हूं, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन लेंगे तो सेम ही रहना है। अब आप बता दें कोस 180 माइनस थीटा कितना होता है? कोस 180 माइनस थीटा इज माइनस कोस थीटा, तो आप यहां पे लिखेंगे माइनस ए कोस ओमेगा टी। y2 जो है वो y1 का नेगेटिव आ गया है, तो y1 और y2 को ऐड करेंगे जब y निकालने के लिए, तो आपका 0 आएगा। y1 और y2 को ऐड करके जो आपका आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। अब आप खुद ट्राई करोगे अगला पार्ट, पांचवा, जब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 हो, जब पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 होगा, तब आपकी वेव्स कैसे ऐड होंगी, आप करके दिखाएं। ये लिख ले साइड। कोई बात नहीं, ज्यादा बच्चा ना। कोशिश करेगा तो आएगा। पूछ तो नहीं आया तेरे को, समझ में नहीं आया? हाँ जी, साइड लिख लिया सबने? जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो समझाएगा इसमें 3 लैम्डा बाई 2 में क्या होगा। बताएगा? बताओ। वो तो ठीक है, मतलब पहले और बेसिक बताएंगी, इतनी वेव क्रॉस कर गई होगी, उसके कारण पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, उसके कारण नीचे आ रहा होगा। मतलब 1.5 वेव कंप्लीट कर गई होगी, एक पूरी एक आधी। और जब भी आधी करती है तो स्टार्टिंग में पार्टिकल नीचे जाता है, और आधी क्रॉस करने के बाद ऊपर जाता है। तो पहले वाले के कारण ऊपर जा रहा होगा, और सेकंड वाली जब हिट करेगी पहली बार तो आपका उसका उल्टा जा रहा होगा, तो नेट यहां भी 0 रहेगा। क्लियर सबको? हाँ जी, यश बताना है कुछ? तो y1 आप देखें, y1 इज सिंपली a cos ओमेगा टी, और सेकंड वाला उससे 1.5 वेवलेंथ पीछे है। 1.5 का मतलब है 3 पाई बाई 2 या 3 पाई, 3 पाई, एक का 2 पाई रहता है ना, तो आधी वेवलेंथ और है तो पाई और 3 पाई हो गया। कॉस ओमेगा टी माइनस 3 पाई, इसको सोल्व करेंगे तो ये भी आपका माइनस ए कॉस ओमेगा टी आएगा, और वो हमें ऑलरेडी पता भी है, क्योंकि एक के कारण पार्टिकल ऊपर जाएगा, एक के कारण नीचे आएगा, तो नेट आपका 0 रहेगा। तो यहाँ पे y 0 आता है। अब पांचों केस को हम एक बॉक्स में कंक्लूड कर रहे हैं कि पांचों का मतलब क्या था। हाँ, जो आपके लास्ट दो केस डिस्कस किए हमने, दो वेव्स गुजरती रहेंगी, पार्टिकल वहीं पे रहेगा। और पहले तीन केस में क्या है,
वो इंडिविजुअल वेव से जितना एम्पलीट्यूड पे जा रहा था, क्या करें, नहीं वेव निकलेगी, नोड बन जाएगा वहां पे, अपना मेन पोजीशन से वो नहीं हिलेगा। अगर आपकी दो वेव्स ऐसे आ गई, एक के कारण वो ऊपर होना चाहिए और एक के कारण उतना ही नीचे होना चाहिए, तो मीन पे रहेगा, पार्टिकल मूव ही नहीं करेगा। यही तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलता है कि आपको वेक्टर एडिशन करना है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑल वेव्स। ठीक है, हाँ जी, ये नोट कर लिया सेट सबने। फर्स्ट केस में आप बताएं पाथ डिफरेंस कितना है, फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस कितना है, जीरो, जीरो है। फेज डिफरेंस कितना है, जीरो है। वाई, हाँ वाई, वाई कितना है नेट, 2a cos ओमेगा टी। हाँ जी, क्या करें, 3 पाई कैसे हुआ, आप ऐसा करें, इसको पाई और -2 पाई कर लें पहले तो, -2 पाई को फिर हटा दें क्योंकि 2 पाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी पहले वाला केस बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया आपका। सेकंड केस, पाथ डिफरेंस लेमडा है, फेज डिफरेंस, हाँ जी, फेज डिफरेंस 2 पाई है, यहां पे क्या आ जाएगा, cos ओमेगा टी। थर्ड केस में 2 लैम्डा, फेज डिफरेंस 4 पाई, नेट वाई 2a cos ओमेगा टी। फोर्थ केस में पाथ डिफरेंस λ/2, ये आपका पाई और ये 0। फिफ्थ 3λ/2, 3 पाई और 0। हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेव्स, एक पार्टिकल का दोनों वेव के कारण नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर ये तीनों केस रहे तो दोनों एक साथ पार्टिकल को ऊपर उठाती हैं, तो आपका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के 2 गुना हो जाता है। आप देखें अगर सिंगल वेव होती तो ए था, अब डबल हो गया है, डबल एम्पलीट्यूड है। और अगर आपके ये वाले केसेस हैं तो आपका एम्पलीट्यूड 0 रहता है, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से हिलता ही नहीं है। इनको बोलते हैं तीनों को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव क्यों, क्योंकि वो जुड़ गए हैं, दोनों डिस्टरबेंस जुड़ गए हैं और यहाँ पे दोनों घट गए हैं, तो आपको डिस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या इस टेबल को देख के आप पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपने बता दिया कि लैम्डा है तो 2 पाई है, 2 लैम्डा है तो 4 पाई है। अगर मैं बोल दूं कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। हाँ जी बताएं। फाइव विल बी 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। कैसे निकाला चेक देख लें एक बार। अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई। अगर यूनिट लेंथ का पाथ डिफरेंस होगा तो 2 पाई/λ, और अगर डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस होगा तो इट विल बी 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स।
वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का यहां लिख रहा हूं मैं, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, क्या आप यहां से अगर बहुत ध्यान से देखें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप ये बोल सकते हैं क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपकी जो वेव पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज एन लैम्डा। चेक कर लें आप, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या पाथ डिफरेंस एन लैम्डा हो रहा है, एन इज अ इंटीजर, एन इज अ इंटीजर। आप देखें 0 था, लैम्डा था, 2 लैम्डा था, जब भी लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो आपका 2 पाई का फेज वो चेंज करेगा, और उससे 2 पाई का फेज चेंज होने से कोई फेज चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, इस केस में क्या बना सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। चेक करो फिट बैठ रहा है क्या, 1 पुट करेंगे कितना आएगा, लैम्डा बाई 2, 2 पुट करो कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2, आपका ऐसे ही 5 लैम्डा बाई 2। ये आपका, आपकी कंडीशन हो गई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। बहुत सिंपल सा है, फिर से कंक्लूड कर रहा हूं एक बार। अगर दो सोर्स हैं आपके पास वेव्स के, और जिस पॉइंट पे आप दोनों वेव्स को ऐड कर रहे हो, उनके बीच का पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस माने जो यहां से वेव चल के गई है, जो पाथ ट्रेवल किया है, उस पॉइंट तक जाने में अगर जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, आपकी दोनों वेव जुड़ जाएंगी। अगर वो पाथ डिफरेंस आपका इस तरह का है तो डिस्ट्रक्शन होगा, दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका अभी तक का वेव्स एडिशन का वो है। पर एक बात है कि यहां पे हमने जो फेज डिफरेंस लिया है, आइदर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, या फिर आपका ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है। रैंडम फेज डिफरेंस का हमने कोई एग्जांपल नहीं किया है। रिपीट कर रहा हूं, क्या हमने जो पाथ डिफरेंस लिया या फेज डिफरेंस लिया, वो बहुत जेनरिक और स्पेशल लिया है, पाई 2 पाई 3 पाई इस टाइप से, कोई जनरल फेज डिफरेंस नहीं लिया। जनरल भी हो सकता है। तो अब करेंगे हम, जब दो वेव्स का उस पॉइंट पे फेज डिफरेंस जनरल पाई है, उस केस में एडिशन कैसे होगा, देख लिए। वेव एडिशन फॉर जनरल फेज डिफरेंस पाई। पहली इक्वेशन होगी ए कोस ओमेगा टी, दूसरी को आप बोल सकते हो ए कॉस ओमेगा टी, माइनस या प्लस साइन जो भी आपकी मर्जी है, प्लस साइन मैंने लिख दिया। इन दोनों को ऐड करके आपको नेट वाई निकालना है। तो वाई विल बी इक्वल टू, ए कॉमन आ जाएगा, कॉस, इस वाले टर्म को पहले लिख रहा हूं, ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी। यहां पे आपका फॉर्मूला यूज होगा कोस सी प्लस कोस डी का। बताएं कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहां पे आप देखें, अगर दोनों को, इसको आप सी मान लें, पूरे को इसको आप डी मान लें, तो सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 करके आप बताएं क्या बनेगा, सब ट्राई करें।
ठीक लिखा है। यहां पे देखें, ये वाला फंक्शन तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, बट यहां पे ये 2 भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म कांस्टेंट है। इस एक्सप्रेशन में ये वाला टर्म आपका एम्पलीट्यूड कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी जब लिखेंगे, इंटेंसिटी विल बी 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, या आप इसको लिखना चाहें I इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, या फिर I इक्वल टू I मैक्स cos स्क्वायर 5/2। हमने इससे पहले जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया था तो आपकी इंटेंसिटी क्या आई थी, 4a स्क्वायर। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तब इंटेंसिटी कितनी आई, 0। एक बात आप और ध्यान रखना, जो ये हमने वेव एडिशन किया है, जनरली हमने पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज किया है। एक्चुअली ये सब हमने वोटर वेव के लिए करके दिखाया है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर रहेगा वो भी सेम तरीके से ही वेरी करता है, सेम एक्सप्रेशन बनते हैं उसके। तो आपकी जो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है ना, वो लाइट वेव्स का हो रहा है। क्लास कैसे स्टार्ट हुई थी हमारी, एक आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 स्लिट हैं, वहां पे सारे स्क्रीन पे आपका पैटर्न बन रहा है अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का। तो हम लाइट वेव्स का एडिशन देख रहे हैं, बट ये हम बार बार पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्ड जो यूज कर रहे हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी वैलिड फॉर वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो ये आपकी इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करके जो हमने पहली क्लास में देखा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न बनता है, क्या वो यहां से एक्सप्लेन कर पाएंगे, चेक करते हैं। नोट कर ले पहले। हाँ जी, लिख लिया। मुझे तो अंदाजा है कि चैप्टर मुश्किल है, पर आपकी शक्लें देख के लग रहा है कि ज्यादा ही मुश्किल है। देखो अभी दो ही लेक्चर गए हैं, अगर आप ठीक से रिवाइज करके आएंगे तो मुश्किल नहीं है, अगर नहीं करके आएंगे तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। ठीक है, देखते हैं कि YDSC इस एक्सप्रेशन से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। YDSC की ऑब्जर्वेशन क्या थी, अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस थी। जहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है इसका मतलब वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दोनों वेव्स ऐड हुई हैं, और जहां पे डार्क स्पॉट बन रहा है वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। सबसे बीच में आप बताएं, यहां पे एक लाइट सोर्स है S1 और यहां पे एक लाइट सोर्स है S2, सिमिलर लाइट सोर्स है। बीच वाले पॉइंट पे, एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पे आप बताएं ब्राइट स्पॉट बनना चाहिए कि डार्क, ब्राइट। जहां ब्राइट बनना चाहिए वहां मैं ये रेड से बना रहा हूं। यहां पे आपका पाथ डिफरेंस 0 था, इसलिए ब्राइट स्पॉट बनेगा। फिर आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखें आप, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया है I इक्वल टू 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2। फाई क्या है, फाई इज फेज डिफरेंस, और वो किस पे डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पे। आपको पता है फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब जो आपका फेज डिफरेंस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डेल्टा एक्स से, डेल्टा एक्स से। अगर ये वाला पॉइंट अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो आप बताएं क्या आपका पाथ डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होगा, होगा ना। जब ये पार्टिकल ऊपर आएगा कहीं, यहां बना रहा हूं मैं एक बार, अगर मेन पोजीशन से ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो आप देखें अब S1P और S2P बराबर नहीं है।
आपका S2P बड़ा है, तो आप जब ऊपर जाएंगे तो आपका ग्रेजुअली लगातार पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। अगर लगातार पाथ डिफरेंस बढ़ेगा तो फेज डिफरेंस भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये जो फाई है ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। अगर स्टार्टिंग में यहां बताएं फाई कितना है, एट मिड पॉइंट फाई कितना है, 0, फेज डिफरेंस 0 है। अगर 0 है तो कोस स्क्वायर 0 इज 1, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। यहां मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी का ग्राफ बना दिया। जब ये ऊपर जाएगा, आप कह रहे हैं कि पाथ डिफरेंस चेंज होगा, तो होते होते ऐसा एक आएगा कि आपका ये कोस को 0 कर दे। कि कोसाइन स्क्वायर का फॉर्मूला ग्राफ कैसे बनेगा, कोस 0 इज 1, ऐसा ग्राफ बनेगा ना। ये फाई है और ये आपका आई है। तो इंटेंसिटी जैसे जैसे फाई बढ़ेगा, डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, और फाई बढ़ेगा तो कोस का ग्राफ ऐसे रिपीट करेगा। अगर ऐसे रिपीट करेगा तो इंटेंसिटी विल बी लाइक, बताइए बात समझ में आई क्या? क्योंकि इस ग्राफ का, इस एक्सप्रेशन से आप जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्टली ऐसा बनेगा। इस बात का मतलब है कि इंटेंसिटी यहाँ पे ज्यादा थी तो वहां पे ब्राइट स्पॉट बना, बीच में यहाँ पे आपका डार्क स्पॉट बनेगा, आपका फिर से ब्राइट स्पॉट बनेगा, यहाँ फिर डार्क बनेगा, फिर ब्राइट बनेगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज प्रिडिक्टिंग सेम थिंग व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन प्रैक्टिकल। ठीक है, तो YDSC का बेसिक तो ये बता समझा पा रहा है कि इस तरीके से आपका YDSC एक्सप्लेन हो सकता है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बड़े आराम से पूछ लें। और अगर, हाँ जी बताएं, कॉपी में क्या लिखें, कॉपी में आप लिखें कि दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो ये है, और उस एक्सप्रेशन से आपको पता लग रहा है कि इंटेंसिटी एक बार बढ़ रही है, मैक्सिमम है, एक बार 0 हो रही है, फिर मैक्सिमम है, फिर 0 है, फिर मैक्सिमम है। तो आपका अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। आपको एक्सप्लेन करना, अपने वर्ड्स में लिख लेना। इतना ही करते हैं आज। थैंक यू।